वंदे मातरम मित्रों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और दरअसल ये विषय है एक केस को लेकर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में ये केस हम आपको बता देते हैं। यह है कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब समझ लेते हैं कि ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में क्यों आई है। तो ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आई है क्योंकि हमारे भारत में एक कानून है, वो ये है कि CRPC 64 के तहत जो सम्मन होता है, यानी कोई क्रिमिनल ऑफेंस में जो सम्मन होता है, वो सम्मन को सिर्फ मेल को ही रिसीव किया जाता है। वो भी मेल एडल्ट होना चाहिए, यानी 18+ होना चाहिए, तो वही उसको रिसीव करना पड़ता है, उसको फीमेल रिसीव नहीं कर पाती। अच्छा, चूँकि भारत में इस वक्त जो कामकाजी महिलाओं की संख्या है वो सिर्फ 22% है, तो 78% तो महिलाएं ही हैं, और वो महिलाएं भी घरेलू हैं, यानी न्यूक्लियर फैमिली से संबंधित है। तो ऐसे में एक बड़ा संकट का समय है कि अगर सम्मन जाएगा तो फिर कौन उसको रिसीव करेगा। तो ये जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार में इससे पूछा कि भाई आप इसकी एलिजिबिलिटी बताइए कि क्या महिलाएं इसको रिसीव कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, और जब रिसीव कर पाई तो करेंगी तो क्या होगा इसके तहत। तो जो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार की तरफ से पेश हुए, उन्होंने ये बताया कि सर हम बहुत जल्द इसके लिए नए कानून लेके आने वाले हैं जो इस प्रकार के पुराने कानूनों को ख़त्म कर देंगे। अब यहीं से हमारा विषय शुरू होता है कि आखिर ये जो कानून का प्रोसीजर है वो कैसे बनता है। तो हमारे यहाँ जो क्रिमिनल लॉज हैं वो 3 तरीके से हैं, CRPC, एविडेंस और IPC, यानी जो पूरा प्रोसीजर है। अब उसमें से अब हम अपने थोड़ा सा प्राचीन भारत के इतिहास में आ जाते हैं। तो प्राचीन भारत में इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो पहला पीनल लॉ का प्रणेता है, यानी जो पहली बार पीनल कोड कहीं लाया गया था, तो वो था मनु संहिता। मनु संहिता पहली बार ऐसा हुआ था जहाँ मुकदमे जैसी उसमें कोई सुनवाई या प्रोसीजर का तथ्य था, क्योंकि उससे पहले जो सभ्यताएं थी, यानी चाहे वो मुस्लिम सभ्यता हो या ईसाई सभ्यता हो, वहाँ तो जैसा अपराध होता था वैसी सज़ा होती थी। भाई अगर किसी ने किसी की नाक काटी तो सामने वाले की भी नाक काट दो, उसने उसके हाथ काटे तो उसको भी हाथ काट दो। इसके बजाय कि ये साबित करना कि उनका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे उन पे अपराध सिद्ध होगा नहीं होगा, इस पूरी जानकारी से उनको कोई लेना देना नहीं था। ऐसा पता चलता है, हो सकता है कि इसकी कोई विशेष बात रही हो, लेकिन ऐसा देखने में आता है मोटा मोटा कि पहले जो ज़्यादातर देखने को मिला है वो भारत में मिलता है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? तो भारत में जो लोग हैं वो एक तरह से अपने धर्म से बंधे हुए हैं। अब धर्म का मतलब क्या होता है? तो धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन नहीं है, यहाँ धर्म का मतलब ड्यूटी है। यानी भारत में सभी लोग धर्म से बंधे, पिता का धर्म क्या होना चाहिए, माता का धर्म क्या होना चाहिए, पत्नी का धर्म क्या होना चाहिए, भाई का धर्म क्या होना चाहिए, यानी ड्यूटी से रिलेटेड। तो यहाँ पहले से ही लोग उस माइंडसेट से थे जिनको ये हुआ था। अच्छा, कुछ इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे विभीषण, चूँकि रावण के भाई थे, लेकिन चूँकि फिर भी वो दूसरी तरफ आए तो उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और उनको छूट भी दी गई। यानी वो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उस टाइम जब वो इस तरफ आए, भगवान राम की शरण पे आए, लेकिन फिर भी उनको एक एक्सेप्शन दिया गया। यानी चूँकि वो अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे और वो ही सो रहे, तो वो अपनी ही जाति का विनाश नहीं चाहते थे, शायद इसलिए आए, तो उनको ये रक्षण मिला। इसी प्रकार भरत के समय भी अवसर दिया गया। महाभारत में पूरी तरह से लड़ाई को रोकने की आखिरी प्रयास तक कोशिश की गई, और लास्ट में तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ओर से कह दिया कि सिर्फ 5 गांव दे दो। अगर कुछ सारा आप लेना चाहते हैं युवराज, तो आप सब कुछ ले लीजिए, सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। पर दुर्योधन ने साफ साफ कह दिया कि सुई की नोक भर नहीं दूंगा मैं, बाकी तो छोड़ दो। तो भारत में जो 18वीं शताब्दी से पहले का जो कल्चर देखने को मिलता है, जब तक यहाँ मुस्लिम रूलर थे, अंग्रेज नहीं आए थे, तब तक भी भारत धर्म से जरूर बंधा हुआ था। धर्म से बंधा इसलिए भी हुआ था कि इतने सारे मुगल आक्रांताओं ने हर तरह से अत्याचार किए, इसके बावजूद सूर, तुलसी, कबीर सब अपने अपने काम में बिजी थे। और जो मुगल और ईसाइयों में, जो अंग्रेज़ों में जो बेसिक फ़र्क वो था कि जो मुगल हैं 800 सालों तक उन्होंने शासन जरूर किया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि भारतीय समाज जुड़ा कैसे हुआ है। तो वो जो जुड़ा था वो धर्म की वजह से जुड़ा था, क्योंकि हर एक आदमी का अपना धर्म होता था। पड़ोसी के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, दूसरों के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, इस माध्यम से जुड़ा था। मुगल ने सब तरह से अत्याचार किए, उन्हें अच्छी तरीके से लूटा, लेकिन इस सिस्टम को नहीं तोड़ पाए, इसीलिए वो प्रोसीजर चलता रहा। जबकि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आते ही इसी चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश की। और उस ज़माने तक तो भारत में कोई वैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उनको पता चला कि अगर इनको हमें तोड़ना है तो हमें इनको
किसी और ढंग से तोड़ना होगा। और वो उन्होंने सबसे पहले लोगों को कल्चर से अलग करना शुरू किया। अच्छा, इस कल्चर को अलग करने में उनका जो सबसे पहला काम स्टार्ट किया, आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय तो ये 2 वर्ष तक तो ये अंग्रेज़ों के कैंप में ट्रेनिंग करके आए और 10 साल पहले ये कंपनी के एम्प्लॉय थे, 10 वर्ष पहले भी कर चुके थे। और इनका काम ही किया गया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। अच्छा, जब इनको बढ़ावा देने गए तो लोग इनसे, क्योंकि लोग तो उस वक्त गुरुकुल में जाते थे, तो इनको लोग उस हिसाब से रिस्पांस नहीं दे रहे थे जैसा देना चाहिए। तो अंग्रेज़ सरकार ने एक और तरीका अपनाया, और वो एक तरीका ये अपनाया उन्होंने कि उन्होंने क्या किया कि इनको सती प्रथा अंत करने का एक सिस्टम बना दिया गया। इनका अपना मानना है कि तब तक भारत में सती प्रथा थी। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि उस वक्त तक सती प्रथा क्यों थी, जबकि अगर सती प्रथा पहले से थी तो महाभारत के दौरान कुंती क्यों जिंदा थी, फिर राम की 3 माताएं हैं वो क्यों जिंदा थी। अगर सती प्रथा थी तो पहले उन्हें भी मर जाना चाहिए था, उनको भी जिंदा जला देना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मुगल आक्रांता भारत में आए तो जिस राजा या उसकी पत्नी को या लोगों को या सैनिकों को मार देते थे, उनकी माताओं और बहनों के पास साथ इतना विध्वंसक व्यवहार होता था कि लोगों ने एक प्रथा जैसी चला दी कि भाई इससे अच्छा कि उन अत्याचारों को सहो, मर जाना ज़्यादा बेहतर। ये एक वजह थी। इसकी जो छोटी मोटी वजह पता चलता है, एग्जैक्टली ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है, तो वो वजह थी। और वो प्रोसीजर लगातार चलता रहा, जिसको अंग्रेज़ों ने ये कह के आगे बढ़ाया कि हिंदू धर्म में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया और उनको हीरो बना दिया गया। जब राजा राम मोहन राय को हीरो बना दिया गया तो फिर उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी शिक्षा की ओर बढ़ाने की कोशिश की। अब अंग्रेजी शिक्षा की ओर तो फिर धीरे धीरे वो काम अंग्रेज़ों की तरह से होने लगा। और होने लगा तो इसी समय जो लॉर्ड मैकाले थे वो भारत में आए। जब लॉर्ड मैकाले भारत में आए तो 1824 से 1835 के बीच, यानी 34-35 के आसपास, इन 10 सालों में उन्होंने हर तरह से स्टडी किया। और स्टडी किया तो वो लॉ कमीशन के तहत आए थे। तो उन्होंने पहली बार यहाँ पे पीनल कोड को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, उसके विषय में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि कैसे प्रोसीजर को तोड़ा जाए। और पहली बार 1858 में जब महारानी ने अपने हाथों में शासन ले लिया, तब पहली बार इस कानून को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया। 1860 में उसे भारत में पास कर दिया गया और उसे लागू किया गया 1862 में, जब लोगों के खिलाफ माहौल बना जाए। तो अब तक जो हमारे पास जो CRPC है वो वही है जो 1862 में लागू हुआ है, और जिसे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि हम बहुत जल्द संशोधित करने वाले हैं। अब हम उसके विषय में भी पढ़ लेते हैं, उसमें क्या है नया। तो दरअसल जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, उसके कुछ प्रोफेसरों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप रिसर्च करके बताइए, संशोधन करके एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए कि हमें ये जो तीनों कानून हैं यानी उनमें हमें चेंजमेंट करना है, CRPC में, एविडेंस में और IPCC में। तो यही एक मेन वजह थी जिसे आज जो कि हो गई है। हालांकि होम मिनिस्टर साहब ने भी पूरी तरह से ऐलान करके कहा है कि हम बहुत जल्द इस चीज़ को भारत में साबित करके रहेंगे और हम जो है एक नए कानून, जो भी पुराने आउटडेटेड कानून हैं उनको ख़त्म करेंगे और नए तरीके से भारत में कैसे शासन हो उसकी नींव रखेंगे। तो यही जानकारी देनी थी आपको। धन्यवाद। शुभ रात्रि।